हेलो दोस्तों, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि या तो आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, लेकिन ज़मीन पर एक जगह है जहां लोगों ने दावा किया है कि ऐसा होता है। ये जगह मगरबी इलाके में है, शुमाली बहरिया ओकेनास अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से पोर्टो रिको जजीरा और बरमुदा के दरमियान है। क्योंकि ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस इलाके को बरमुदा ट्रायंगल कहा जाता है। लेकिन हादसात की वजह से जो हुआ, इस इलाके में इसे दूसरे नाम भी दिए गए हैं, शैतान की ट्रायंगल की तरह, खोए हुए की ज़बान। सवाल ये है कि कैसे हुआ। इस इलाके के बारे में बहस शुरू है। 1950 की दहाई में इस पर बहुत कम बहस हुई। अमेरिकी मीडिया में इस मौजू पर पहली बार लोगों ने फोन करना शुरू किया। विंसेंट गेडीज के जरिए आर्ग्यूज मैगजीन में शाया हुआ। इसने लिखा कि फ्लोरिडा के करीब एक इलाका है जो 3 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है। कुछ अजीबो गरीब सरगर्मियां चल रही हैं और इसने मजमून का नाम मोहलक बरमुदा ट्रायंगल रखा। इसके बाद जब भी बात हुई, लोगों ने उसे बरमुदा ट्रायंगल कहा और तब से उसे बरमुदा ट्रायंगल कहा जाता है। इस बरमुदा ट्रायंगल का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस इलाके में जाते ही रेडियो या कंपास वहाँ काम नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक्स आलात की रीडिंग में उतार चढ़ाव आता है। ये सब कुछ हो रहा था। इसके साथ साथ जहाज और हवाई जहाज भी गायब हो रहे, लोग भी गायब थे और इसके गायब होने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिल सका। जब ये सारे वाकयात रोनमा हो रहे थे, लोग मुख्तलिफ चीजें फर्ज करने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि वहाँ समुद्री अफरियत है, कुछ लोगों ने दावा किया कि इस इलाके में गैर मुल्कियों की मौजूदगी थी, कुछ लोगों ने उसे इल्यूमिनेटी की साजिश से जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी तस्दीक नहीं किया गया था। 1888 में एलन ऑस्टन नाम का एक जहाज था। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। 2 से 3 दिन के सफर के बाद इस जहाज के कप्तान कैप्टन ग्रिफिन एक गैर मंसूबाबंद शॉर्टकट लेता है जल्द पहुंचने के लिए और इस शॉर्टकट से गुजर रहा था। ताहम जैसे ही बरमुदा ट्रायंगल के इलाके में पहुंचे, कैप्टन ग्रिफिन कुछ फासले पर एक छोटी कश्ती देखता है जो एक अजीबो गरीब अंदाज में यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहा था। कैप्टन ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन कश्ती से कोई जवाब नहीं आया। शुरू में ये लोग खौफजदा थे। कुछ देर बाद कप्तान ने इस कश्ती में कुछ लोग भेजे चेक करने के लिए कि कश्ती से कोई जवाब क्यों नहीं आता, लेकिन इस कश्ती तक पहुंचने के बाद सब चौंक गए। पूरी कश्ती खाली थी। इस पर कोई कप्तान, कोई अमला, कोई मुसाफिर नहीं था। सब कुछ महफूज था। कश्ती को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद वो कश्ती लेने का फैसला करते हैं। इनके साथ न्यूयॉर्क और अथॉरिटी को आगाह करेंगे ताकि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का सुराग लगाया जा सके। जब वो अपने साथ कश्ती को न्यूयॉर्क की तरफ ले जा रहे थे, एक शदीद तूफान आया और कश्ती गायब हो गई। जैसे ही तूफान थमा, कश्ती दोबारा जाहिर हुई, लेकिन कश्ती को देखकर सब हैरान रह गए क्योंकि तमाम लोग जो इस कश्ती को ला रहे थे लापता थे और कश्ती को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद वो कश्ती को वहीं छोड़ गए और न्यूयॉर्क रवाना हो गए। अगले दिन ये कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। एक और जहाज था जिसका नाम मैरी सेलेस्ट था। उसे 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना होना था और बहुत भीड़ थी। लेकिन जब ये जहाज बरमुदा ट्रायंगल के करीब पहुंचता है, इसके फौरन बाद गायब हो जाता है। इसकी बहुत तलाश की जाती है, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। लेकिन तकरीबन 1 माह बाद 4 दिसंबर 1872 को ये जहाज बरमुदा ट्रायंगल के करीब तैरता हुआ नजर आता है। जहाज को देखने वाले लोगों को इतला दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को जाए वाक़या पर भेज दिया गया। सबसे हैरान कुन पहलू ये था कि वहाँ पूरे जहाज पर एक आदमी भी नहीं था। जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, यहाँ तक कि खाने के मेज पर खाना भी वैसे ही पड़ा था। खाने की प्लेटें जूं की तूं पड़ी थी, लेकिन कप्तान, अमला और मुसाफिर सब लापता थे। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि लोग कहाँ गए हैं। इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 लड़ाका तैयारों का एक ग्रुप नेविगेशन की तरबियत के लिए फ्लोरिडा रवाना हुए। इस ग्रुप को फ्लाइट 19 का नाम दिया गया था। तमाम ट्रेनी मौजूद थे और इनके सीनियर लेफ्टिनेंट का नाम चार्ल्स था। इनकी तरबियत का रूट ये था कि वो फ्लोरिडा से रवाना होंगे और चिकन ड्रॉप पर बम गिराने के बाद और फ्लोरिडा में अड्डे पर वापस जाएंगे। खास वक्त पर मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही ये लोग चले गए, 2 घंटे बाद मौसम खराब हो जाता है। इनके रहनुमा चार्ल्स ने फैसला किया कि वो ऐसा नहीं करेगा, काम मुकम्मल करें लेकिन वापस आ जाएंगे। चार्ल्स ने अपने कंपास पर एक नजर डाली, लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। इसका दूसरा कंपास भी काम नहीं कर रहा था। वो अपनी टीम के साथ हम आंगी करता है, उनके कंपास भी काम नहीं कर रहे हैं और जब इन्हें ग्राउंड टीम ट्रैक करती है, इन्हें पता चला कि पूरी टीम बेसिम्त थी। इसके बाद उसे तलाश करने के लिए दूसरा त्यारा भेजा जाता है और वो भी गायब। ये आखिरी पैगाम था, यहाँ 100 फुट की बुलंदी पर कोई चीज जल रही है और फिर ये गायब हो गया। ये क्रिस्टोफर कोलंबस की किताब में भी लिखा है कि जब वो यूरोप से निकलकर बरमुदा पहुंचे,
اس کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا اور اس نے اپنا راستہ کھو دیا۔ جیسا کہ کولمبس سفر کرتا تھا وہ اپنی ڈائری میں لکھتا تھا۔ اس نے 1492 میں لکھا کہ کمپاس کام نہیں کر رہا ہے اور یہاں روشنی موم بتی کی طرح آسمان سے گر رہی ہے۔ بروس گرنر واحد آدمی ہے جو زندہ بچا برمودا ٹرائنگل سے اور واپس آ گیا۔ بروس بہاماس سے فلوریڈا تک باقاعدگی سے سفر کیا کرتا تھا۔ اس میں اسے 1.5 گھنٹہ لگتا تھا بہاماس سے فلوریڈا کا سفر، لیکن ایک بار وہ جہاز کو 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑا رہا تھا برمودا ٹرائنگل کے اوپر۔ موسم صاف تھا، نہ بارش نہ گرج چمک، لیکن اچانک بہت بھاری بادل چھا گئے اور بادل کافی دیر تک وہاں موجود تھے۔ بروس کے جاتے ہی بادل بھاری ہو رہے تھے اور ہوائی جہاز کے آلات کام نہیں کر رہے تھے۔ کمپاس بھی کام نہیں کر رہا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ کوئی خارجی طاقت ہے جو ہوائی جہاز کو کنٹرول کر رہی ہے۔ گراؤنڈ پر موجود ٹیم کو اچانک اپنا مقام ملنا بند ہو گیا، لیکن وہ نہیں رکا، وہ اڑتا رہا۔ ان بھاری بادلوں میں جہاز اڑتا رہا، پھر کچھ دیر بعد بادل چھٹ گئے۔ وہ گراؤنڈ ٹیم سے رابطہ کرتا ہے، لیکن ہر کوئی پریشان ہے کیونکہ طیارہ صرف 45 منٹ میں فلوریڈا پہنچ جاتا ہے، جو کہ عملی طور پر ناممکن تھا۔ فاصلہ 250 میل تھا، اسے 1.5 گھنٹے میں مکمل ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس طیارے کی زیادہ سے زیادہ رفتار ماڈل 180 میل فی گھنٹہ تھی۔ عملی طور پر یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ 45 منٹ میں فلوریڈا پہنچ جائے گا۔ جب انہوں نے ایندھن کی جانچ کی تو وہ بھی ویسا ہی تھا، یہ بھی کم نہیں ہوا۔ بعد میں انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ایسی اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں جو کتابوں، فلموں اور دستاویزی فلموں کی شکل میں ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ لوگ پر اسرار کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ لوگ ان کہانیوں سے تعلق قائم کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ سازشی کہانیاں بہت دلچسپ ہوتی ہیں، حقیقی حقائق بورنگ کرتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ایسی اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کی کہانیاں جو فروخت ہوتی ہیں، اگر آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں پھر برمودا ٹرائنگل کا رقبہ ہے سر فہرست 10 خطرناک خطوں میں بھی نہیں آتا۔ 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کے سائنسدانوں کی ٹیم نے اس پر ریسرچ کی۔ برمودا ٹرائنگل کی سیٹلائٹ سے تصویر لی گئی تو انہوں نے مسدس شکل میں بادلوں کو دیکھا جو عام طور پر نہیں ملتے۔ مسدس بادل ہوائی بم کے طور پر کام کرتے ہیں اور ہوائی جہاز پر 175 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مارا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز مکمل طور پر گر سکتا ہے۔ سائنسدان ڈاکٹر کارل نے سڈنی یونیورسٹی میں تحقیق کی۔ اس نے اس پورے علاقے کا خوب تجزیہ کیا کئی سالوں کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ انسانی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس علاقے میں زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں، اس لیے اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔